हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स का एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर का, जो कि आपका 2022 का पेपर है और ये स्टैंडर्ड लेवल वालों बच्चों के लिए है। और इसका पेपर कोड 30/1/1 है। तो आप इसको पेपर ऑनलाइन अगर डाउनलोड करना हो तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसको मैं सॉल्व करूँगा पूरे पेपर को। और आज से एक सीरीज़ आपकी आ रही है, सभी प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर हैं सभी को सॉल्व करके मैं आपको सॉल्यूशन उसका एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करूँगा। और एक बात और आप लोग समझिए कि क्वेश्चन पेपर जो प्रीवियस वाले हैं उन्हीं सभी लगाइए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो ये आपकी प्रिपरेशन को और इन्हेंस करेगा। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए आज का जो क्वेश्चन पेपर है उसको शुरू करते हैं सेक्शन ए से। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 30 टर्म्स ऑफ एपी। आपको एक एपी गिवन है, इसके जो फर्स्ट 30 टर्म्स हैं उनका सम निकालना है। तो इसमें आपको मालूम है हमारा कौन सा फार्मूला यूज़ होता है सम ऑफ एपी का, SN इक्वल टू n/2 2n + n-1 × d। तो अब हमें क्या चाहिए होगा, इसमें से इनमें n, a और d की वैल्यू सबसे पहले हम निकालेंगे। तो AP आपको ये दे रखी है, तो आपको मालूम है कि वो जो AP का पहला टर्म होता है उसको क्या कहते हैं, A कहते हैं। तो A हमारा क्या हो जाएगा, A इक्वल्स टू -30। क्लियर। n क्या होता है, जितने AP में टर्म्स होते हैं, जितने AP में नंबर्स होते हैं उनको n कहते हैं। तो हमें यहाँ पे पहले से दे रखा है कि कितने टर्म्स हैं, 30 टर्म्स है। तो n हमारा कितना आ जाएगा, 30। क्लियर। D कैसे निकालते हैं, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स। तो D का फॉर्मूला आपका होता है A2 - A1, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 6। तो D कितना हो गया, 6। अब आपके पास सभी वैल्यूज़ हैं, फॉर्मूला है, सिंपली आपको वैल्यूज़ उसमें पुट कर देनी है। तो देखिए क्या होगा आगे, n की जगह 30 पुट कर दिया, यहाँ भी 30/2 2 × a - 30 है, n 30 है, D 6 है। सिंपली वैल्यूज़ पुट की हैं, 2 से 30 कैंसिल, 15 आ जाएगा। और ये हो जाएगा 2 × 30 - 60 प्लस 30 - 1 29 और 6 ऐसे ही, 15 - 60 ऐसे ही, 6 × 29 174। अब 174 - 60 कर देंगे तो ये 114 हो जाएगा, दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 1710। तो यही आपका क्या हो गया, सम ऑफ 30 टर्म्स, यही आपका फाइनली आंसर हो गया। फॉर्मूला आप हर क्वेश्चन में ज़रूर लिखिए, क्योंकि उसका स्टेप मार्किंग में अलग से नंबर मिलता है। तो इसकी एक हैबिट डाल दीजिए, जिस क्वेश्चन में फार्मूला यूज़ हो रहा है तो वहाँ पे फार्मूला लिखना ना भूलें। क्लियर। अब इस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन के दो चॉइस थे, तो मैंने कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे छोड़ा नहीं है, उसको नंबरिंग A और B में दे रखा है। अगर किसी क्वेश्चन में A B है तो समझ लेना इसमें दो क्वेश्चन दे रखे हैं एज ए चॉइस में। तो अब इसी में एक चॉइस भी दे रखा था, क्वेश्चन नंबर B। देखिए इसका जो फर्स्ट का B पार्ट है, क्वेश्चंस मैंने पहले से लिख रखे हैं, सॉल्यूशन मैंने पहले से लिख रखा है, इसलिए आपका टाइम वेस्ट ना हो और मुझे सिर्फ एक्सप्लेनेशन ही करना पड़े, जिससे आपका जल्दी से जितने मैक्सिमम क्वेश्चन पेपर मैं सॉल्व करा सकूँ उतने बेटर है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन फर्स्ट का बी जो है चॉइस वाला क्वेश्चन, इन एन ए पी इफ़ SN इक्वल टू n 4n+1 देन फाइंड द AP। एक बात और बताऊंगा मैं, अगर आपको क्वेश्चन पेपर कहीं से नहीं मिल रहा है तो आपको उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी सभी क्वेश्चंस भी साथ में लिख रखे हैं। तो आपका काम सिर्फ ये है, वीडियो चला लीजिए, सामने बैठ जाइए, उसको समझते रहिए और प्रैक्टिस करिए। साथ में एक कॉपी ले लीजिए, उसमें क्वेश्चन उतारते जाइए और उसको बाद में प्रैक्टिस भी कर सकते हैं आप। तो इसमें क्वेश्चन है, इन एन AP SN इक्वल्स टू दिस फाइंड द AP। अब SN इक्वल्स टू आपको दे रखा है और AP फाइंड करनी है। तो इसका सबसे आसान तरीका ये होता है, सबसे पहले हम n इक्वल्स टू 1 पुट कर देंगे इस इक्वेशन में। तो S1 इक्वल्स टू, जब n इधर भी 1 पुट करेंगे तो 1 4 × 1 + 1, तो SN हो जाए S1 आ जाएगा 5, S1 हो जाएगा 5। अब एक बात बताइए, जो AP होता है, फॉर एग्जांपल आपका AP होता है पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, उसमें जो फर्स्ट टर्म होता है, अब बताइए S1 मतलब क्या है। S1 यहाँ पे 1 क्या डिनोट कर रहा है कि AP के एक टर्म का सम। तो एक टर्म का सम तो सिर्फ ये होगा, एक टर्म का सम तो ये होगा। तो S1
बेसिकली आपका क्या है, फर्स्ट टर्म है तो S1 जो है वो A1 ही रहता है, ठीक है, जो S1 है वो A1 रहता है, क्लियर। अब n बराबर 2 पुट करेंगे तो n बराबर 2 पुट करने के बाद H2 की वैल्यू निकलेगी यहाँ से हमारी, किसकी वैल्यू निकलेगी, H2 की। तो H2 की वैल्यू निकलेगी हमारी 18। अब S2 मतलब क्या है कि AP के 2 टर्म का सम, AP के 2 टर्म का सम मतलब A1 और A2 का सम। तो H2 मतलब क्या हो जाएगा, A1 प्लस A2। इज़ इट क्लियर, ओके। अब देखिए यहाँ पे हमारा A1 है और सेकंड इक्वेशन A1 प्लस A2 है, तो दोनों इक्वेशन में जब A1 की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो A2 हमारा 18 माइनस 5 विच इज़ 13। तो A2 कितना निकल आया, 13। A1 भी निकल आया, A2 भी निकल आया। अब हमारा काम है AP, किसी भी AP को निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है, एक तो फर्स्ट टर्म चाहिए होता है और हमें कॉमन डिफरेंस चाहिए होता है। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, A2 माइनस A1, तो A2 है 13, A1 है 5, तो D निकल आया 8। अब आपके पास कोई भी AP आप बना सकते हैं, फर्स्ट टर्म मालूम होना चाहिए और कॉमन डिफरेंस मालूम होना चाहिए। स्टैंडर्ड AP किस फॉर्म में होती है, A प्लस A प्लस टी, A प्लस 2D, A प्लस 3D अप टू सो ऑन। तो A यहाँ पे 5 है, सभी में D प्लस करते जाइए, कॉमन डिफरेंस जो कि आपका 8 आया है वो प्लस करते जाइए। 5 प्लस 8 13, 13 प्लस 8 21, 21 प्लस 8 29 डैश डैश डैश। ये आपकी रिक्वायर्ड AP है, यही आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर। इज़ इट क्लियर, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है कि ए सॉलिड मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 10.5 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड recast into a number of small cones each of radius 3.5 centimeter and height 3 centimeter. Find the number of cones so formed. तो बेसिकली क्वेश्चन में क्या कह रखा है कि एक आपकी मेटेलिक स्फीयर है जिसकी रेडियस 10.5 है और उसको रिकास्ट कर दिया गया है, मेल्ट करके उस स्फीयर को मेल्ट करके क्या बना दिए गए हैं, कोन्स बना दिए गए हैं बहुत सारे। मतलब स्फीयर को मेल्ट करके पिघला के बहुत सारे कोन्स बना दिए गए हैं और जो बहुत सारे कोन्स बने हैं उनकी जो रेडियस है वो 3.5 है और हाइट जो है वो 3 सेंटीमीटर है। तो आपको ये फाइंड करना है कि वो जो बहुत सारे कोन्स बने हैं वो कितने बहुत सारे बने हैं, नंबर ऑफ़ कोन्स आपको फाइंड करने हैं। क्वेश्चन क्लियर है। देखिए अब इसको कैसे करते हैं, बेसिकली आप यहाँ पे एक फॉर्मूला याद रखिए, एक मेथड याद रखिए। जब भी आपको नंबर ऑफ़ कोन्स हो या कोई भी आपकी फिगर हो वो निकालना हो तो नंबर ऑफ़ कोन्स इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, जिसको मेल्ट किया जाता है उसका वॉल्यूम ऊपर रहता है न्यूमरेटर में और जिसमें मेल्ट करके जो चीज़ बनाई जाती है वो डिनोमिनेटर में रहता है, वॉल्यूम ऑफ कोन। तो सिंपली आपको ये पूरा याद रखना है, नंबर ऑफ़ कुछ भी निकालना हो, नंबर ऑफ़ सिलेंडर, नंबर ऑफ़ क्यूब्स, नंबर ऑफ़ क्यूबॉइड्स, बहुत ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं डिफरेंट। तो एक क्वेश्चन से आप बहुत क्वेश्चन भी समझ सकते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई आर की वैल्यू 10.5 क्यूब, इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। यहाँ पे मैंने पाई की वैल्यू क्यों नहीं रखी है, क्योंकि मैंने ये चीज़ आपको पहले बता दी है, जब डिवाइड में दोनों चीज़ें आएंगी तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को नहीं बनाना है। सेकंड देखिए, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पाई से जब पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा तो इसमें वैल्यू रखने की कोई भी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। तो 1/3 पाई आर दे रखा है, कोन का आर लिखना है 3.5 स्क्वायर और एच जो कोन की हाइट दे रखी है वो 3 दे रखी है। तो इसको इक्वेशन 2 मान लिया, दोनों इक्वेशन को ऊपर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में रख दिया है। अब देखिए यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, जो बचा है उसको मैंने लिख लिया 4 × 10.5 ये क्यूब है तो इसको मैंने 3 बार मल्टीप्लाई में लिख लिया है। और नीचे क्या बचा हमारा, ये जो 3.5 का स्क्वायर है तो 3.5 2 बार लिख दिया और 3 ऐसे लिख दिया। अब क्या करेंगे हम लोग, कैंसिल करेंगे जो चीज़ कैंसिल हो रही है। अब देखिए पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर देंगे, इस पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल कर देंगे। अब देखिए 35 की जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 105 आएगा, तो डायरेक्ट मैंने 35 3 जा 105 कर दिया और इधर भी 35 3 जा 105 कर दिया। इधर 3 बचा, इधर 3 बचा, ये जो 3 है ये इससे कैंसिल हो गया इस वाले से। अब जो बचा है वो मैंने लिख लिया, क्या बचा है हमारा 4 बचा है, ये 3 बचा है और ये 10.5 बचा है, नीचे कुछ नहीं बचा है, ठीक है।
अब इसकी मल्टीप्लाई 4 3 जा 12, 10.5 ऐसे ही। अब 12 की इससे कर दा दी तो 12 5 जा 60, 12 1 जा 12 और एक डेसिमल के बाद एक नंबर है तो पॉइंट यहाँ जीरो के आगे पॉइंट लग जाएगा, तो पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, तो 126 आंसर हो गया। यही आपके क्या हो गया, नंबर ऑफ कोन्स 126 कोन्स बनेंगे उस स्फीयर को मेल्ट करके। कितने नंबर ऑफ कोन्स बनेंगे, 126। यही आपका फाइनल आंसर है। इज़ इट क्लियर? उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट इसका लेना चाहें ले लीजिए आप, और सेम एज इट इज़ क्वेश्चन आएगा। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 के दो क्वेश्चन हैं, चॉइस में है, तो फर्स्ट वाला ए मान लिया है मैंने, तो ये थर्ड का ए। क्वेश्चन क्या क्या रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन m-1 x स्क्वायर प्लस 2 m-1 प्लस 1 इक्वल्स टू 0 हैज़ 2 रियल एंड इक्वल रूट्स। ये आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में पढ़ा होगा कि नेचर ऑफ रूट्स बी स्क्वायर माइनस 4ac जब जीरो के बराबर हो तो रूट्स कैसे होंगे, जब लेस देन जीरो हो तब रूट्स कैसे होंगे, जब ग्रेटर देन जीरो हो तब रूट्स कैसे होंगे। तो वो आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो अब यहाँ पे क्या कहा गया है हमसे, कंडीशन इन्होंने दे दी है कि हैज़ 2 रियल एंड इक्वल रूट्स। अब हमें मालूम है जब 2 इक्वल एंड रियल रूट्स होते हैं तो हमारी कंडीशन ये वाली यहाँ पे लगाई जाती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे सिंपली हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे। अब देखिए ये जो इक्वेशन है इसको हम कंपेयर करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन से कंपेयर करने के बाद यहाँ पे ए की वैल्यू हमें साफ साफ दिख रही है m-1, और बी की वैल्यू हमें ये पूरी दिख रही है, और सी की वैल्यू हमें यहाँ पे 1 दिख रही है। हम डायरेक्ट वैल्यूज़ पुट करेंगे। अब देखिए बी की वैल्यू है 2 ब्रैकेट m-1 का होल स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, 4 ए की वैल्यू m-1 है, सी की वैल्यू 1 है, इक्वल्स टू 0। 2 का स्क्वायर 4, m-1 का स्क्वायर एज इट इज़ 4 की मल्टीप्लाई m-1 इक्वल्स टू 0। अब देखिए m-1 का होल स्क्वायर ओपन कर देंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर m स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2m, और ये इसकी मल्टीप्लाई करा देंगे तो -4m प्लस 4 इक्वल्स टू 0। 4 के अंदर मल्टीप्लाई 4m स्क्वायर प्लस 4 2 जा 8m माइनस 4m प्लस 4 इक्वल्स टू 0। 4m स्क्वायर माइनस 8m और माइनस 4m, 8 4 12m हो जाएगा, और 4 और 4 8 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। कॉमन आ रहा है 4, कॉमन ले लेंगे 4, अंदर बचेगा m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ये 4 0 के डिनोमिनेटर में चला जाएगा तो इक्वल टू में 0 बन जाएगा। अंदर इक्वेशन क्या बनी, m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2। इस इक्वेशन को अब हम स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व करेंगे। क्यों सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमें m की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे। तो m स्क्वायर अब 2 के ऐसे फैक्टर करिए कि प्लस करने में 3 आना चाहिए, तो ऑब्वियसली 2 इंटू 1, 2 1 जा 2, तो ये हो जाएगा -2m माइनस m प्लस 2। यहाँ से कॉमन ले लेंगे m, तो अंदर बनेगा m माइनस 2, यहाँ से -1 कॉमन ले लेंगे, अंदर बनेगा m माइनस 2। ये दोनों चीज़ें एक जैसी होती हैं, तो m माइनस 2 एक बार कॉमन आ जाएगा, एक m-1 कॉमन आ जाएगा, इक्वल्स टू 0 में चल रहा है। अब इक्वल टू में 0 रखेंगे दोनों के, तो एक आ जाएगी m की वैल्यू 2, एक आ जाएगी m की वैल्यू 1। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इसमें देख लीजिए क्वेश्चन ईजी है बहुत, सिर्फ आपको ये कंडीशन याद रखनी है कि जब इक्वल और रियल रूट्स होते हैं तो कंडीशन क्या लगती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। सिंपली आपको बी, ए और सी की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है, डेट्स इट। ओके, नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस फॉर x। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है और x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ स्प्लिटिंग मेथड आपका यूज़ होगा। देखिए स्प्लिटिंग मेथड √3 की इस पूरे से कराते हैं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट √3 है, उसकी इस पूरे से कराते हैं तो √3 इंटू 7 √3, तो √3 इंटू √3 3, और 3 7 जा 21, तो आंसर 21 निकला नंबर। अब क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप में कि 21 के ऐसे फैक्टर करेंगे कि प्लस करने में 10 आए। तो 21 के फैक्टर होते हैं 7 इंटू 3, 7 इंटू 3 21 भी आ रहा है मल्टीप्लाई करने में, और 7 और 3 को प्लस करने में 10 भी आ रहा है। तो हमारे दो नंबर हो जाएंगे 7 और 3। तो √3x स्क्वायर ऐसे ही 10x की जगह लिख देंगे 3x प्लस 7x, क्योंकि 7 प्लस 3 10x। इसको स्प्लिट करते हैं मिडिल टर्म को, और ये ऐसे ही। अब देखिए इसमें कॉमन लेंगे,
देखिए 3 को √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, तो √3 इधर भी है, √3 इधर भी है, तो √3 कॉमन आ जाएगा, और x दोनों में है तो x कॉमन आ जाएगा। अब यहाँ पे x बचेगा सिर्फ, और यहाँ पे √3 दो आएंगे तो एक √3 बच गया। क्लियर। अब देखिए इधर जो है 7 हमें दिख रहा है, तो 7 कॉमन, x इधर बचा, √3 इधर बचा। अब ये दोनों सेम है तो इनको एक बार कॉमन ले लेंगे, और √3x + 7 इधर लिख लेंगे। दोनों फैक्टर्स को 0 के इक्वल करेंगे तो एक आ जाएगी x की वैल्यू माइनस का √3, एक आ जाएगी x की वैल्यू -7/√3। -7 को उधर इक्वल के ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, √3 इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा। यही x की वैल्यू इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपको एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दे रखी है और आपको मोड निकालना है। तो इसका एक फार्मूला आप हर समय याद रखना, ये ग्रुप्ड डाटा होता है। इसमें ये जो क्लास इंटरवल की फॉर्म में जो टेबल दे रखी है उसको ग्रुप्ड डाटा बोलते हैं, और इसका एक फार्मूला आपको ध्यान रखना है हर समय, मोड इक्वल्स टू L + F1 - F0/2 F1 - F0 - F2 इंटू H। अब यहाँ पे सभी का मैं मीनिंग भी बताऊँगा कि यहाँ पे सभी क्या डिनोट कर रहे हैं। तो जो L है वो आपका जो मॉडल क्लास होती है उसकी लोअर लिमिट जो होती है वो L होती है। अब देखिए सबसे पहले मोड निकालना है, तो मोड क्या होता है? मोड वो होता है जिसकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हो, जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा हो। तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सी है? देखिए 15, 10, 12, 17, 4। तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सी है? 17। ठीक है। अब आपको इसका जो ये क्लास इंटरवल है ये ले लेना है। ठीक है, बस यहीं से ही क्वेश्चन स्टार्ट है। ये क्लास इंटरवल आपको ले लेना है और इसको बोलते हैं मॉडल क्लास। क्या बोलते हैं? मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास क्या हो जाएगी? ये 40, 50। अब इसके ये लोअर लिमिट होती है, ये अपर लिमिट होती है। तो ये जो लोअर लिमिट होती है यही क्या होता है? L होता है, जो कि फॉर्मूले में यूज़ हो रहा है। अब देखिए, अब ये जो मॉडल क्लास है इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, ये जो फ्रीक्वेंसी है इसकी, ये फ्रीक्वेंसी जो है वो F1 हो जाएगी। ये जो इसकी सामने वाली फ्रीक्वेंसी है वो F1 हो जाएगी। इसकी जो लोअर फ्रीक्वेंसी है, मतलब इसके पहले एक फ्रीक्वेंसी है वो F0 हो जाएगी, और इसके आगे वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो F2 हो जाएगी, जो कि फार्मूले में F1, F0, F2 यूज़ हो रहा है। जो मेन फ्रीक्वेंसी है वो F1 है, इसके पहले वाली फ्रीक्वेंसी F0, इसके आगे वाली फ्रीक्वेंसी F2, और जो मॉडल क्लास है उसकी जो लोअर लिमिट है वो L है। और ये जो H है वो जो क्लास इंटरवल के बीच में कितना डिफरेंस है वो होता है H। तो 10 का डिफरेंस चल रहा है तो H हो जाएगा 10। क्लियर। सिंपली आप देखिए मैंने यहाँ पे लिख लिया है F1 17 है, F0 12 है, F2 4 है, H 10 है। सिंपली फार्मूले में मैंने वैल्यूज़ पुट की हैं। 17 - 12, 2 इंटू ये जो 2 है तो 2 इंटू F1, तो 2 इंटू 17 - 12 - 4, 17 - 12 5, ये 34 हो जाएगा, और 12 4 16 इंटू 10, ये हो जाएगा 34 - 16 18 इंटू 10। अब यहाँ पे गलती क्या होती है कि ये जो 10 है ना वो इसके साथ में है, इस पूरे के साथ में नहीं है, सिर्फ इसके साथ में है, तो इसी के साथ में ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो 10 को मैंने इसी के साथ सॉल्व किया, तो 10 को कैंसिल कर दिया मैंने 2 से। 2 5 जा 10, 2 9 जा 18। अब यहाँ पे बचा आपका 40, और 5 5 जा 25/9। अब इसमें एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा आपका 360 + 25/9, जो कि आ जाएगा 385/9। इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 42.7। तो यही आपका क्या हो जाएगा? मोड हो जाएगा। इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले लीजिए। ये सभी क्वेश्चंस ज़रूर लगाइए। क्वेश्चन नंबर 5, द प्रोडक्ट ऑफ रेहान्स एज इन ईयर्स 5 years ago and his age 7 years from now is one more than twice his present age. Find the present age। तो इन क्वेश्चंस में मैंने आपको तरीका बताया हुआ है कि इन क्वेश्चंस को कैसे लगाते हैं। तो सबसे पहले ये क्वेश्चंस बहुत लोगों को डिफ़िकल्ट लगते हैं, बहुत बच्चों को, पर ऐसा होता नहीं है। इसका एक तरीका होता है। अगर वो आपको तरीका समझ में आ गया तो ये क्वेश्चंस कितना भी डिफ़िकल्ट लैंग्वेज में लिखा हो आप बिल्कुल इसको आसान तरीके से कर लेंगे। तो देखिए इसमें क्या होता है, तरीका मैं बता देता हूँ कि पूरा क्वेश्चन है, आपको सिर्फ यहाँ पे ये देखना है पहले कि हमें निकालना क्या है।
तो इसमें लिखा हुआ है फाइंड इज प्रेजेंट एज। तो जो हमें फाइंड आउट करना है उसको लेट कर लीजिए, लेट प्रेजेंट एज ऑफ रेहान इज एक्स ईयर्स। क्लियर। अब हम चलते हैं कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम जो भी क्वेश्चन ने कहा है वैसा करते जाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब देखिए इन्होंने ये कहा है कि द, बहुत ध्यान से समझिए, द प्रोडक्ट ऑफ रेहान्स एज 5 ईयर एगो, जो रेहान की एज 5 साल पहले है वो, और जो रेहान की एज 7 ईयर्स फ्रॉम नाउ, जो रेहान की एज 7 साल बाद होगी, 7 ईयर के बाद जो होगी, 5 साल पहले की एज और 7 साल के बाद जो एज होगी, उन दोनों का क्या प्रोडक्ट। तो मैंने लिख लिया कि जो रेहान की 5 ईयर्स एगो एज होगी, अब वही है प्रेजेंट एज में 5 साल पहले की एज निकालने के लिए माइनस करते हैं प्रेजेंट एज में, तो x माइनस 5 उसकी 5 साल पहले की एज हो गई 5 ईयर्स एगो, और 7 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 7 साल बाद एज क्या होगी उसकी, x प्लस 7। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो x माइनस 5 x प्लस 7 लिख लिया। क्या कहा गया इन दोनों का प्रोडक्ट, इज़ 1 मोर देन ट्वाइस हिज प्रेजेंट एज। अब देखिए कह रखा है कि जो इनका प्रोडक्ट है वो जो प्रेजेंट एज है उसका ट्वाइस। तो देखिए अभी ये मत देखिएगा यहाँ पे 1, पहले ये देखिए जो प्रेजेंट एज है उसका ट्वाइस कर दिया हमने, ठीक है। अब इसमें भी एक तरीका होता है, देखिए कह रखा है कि 1 मोर देन। अब इसमें कन्फ्यूज़न ये होता है कि हम 1 ऐड किधर करें, इधर करें या इधर करें। तो तरीका होता है जिसकी बात हो रही होती है उसके अपोजिट में कर देते हैं 1 ऐड। तो यहाँ पे बात किसकी हो रही थी, प्रोडक्ट ऑफ एज 5 ईयर्स एगो एंड 7 ईयर्स फ्रॉम नाउ इज़ 1 मोर, मतलब इसकी बात हो रही थी, तो इसमें 1 ऐड नहीं करेंगे, और 1 ऐड किस में कर देंगे, जो सामने वाली बात हो रही थी ट्वाइस ऑफ प्रेजेंटेज, उसमें 1 ऐड कर देंगे। क्लियर। तो ये हो गया। अब सिंपली इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, आप इसको ऐसे लिख दीजिए एक्स स्क्वायर, एक्स वाले टर्म्स को साथ में सॉल्व करिए और जो कांस्टेंट नंबर है उनको साथ में सॉल्व करिए, एक इक्वेशन बन जाएगी आपकी एक्स स्क्वायर माइनस 36 इक्वल्स टू 0। 36 को इक्वल टू में भेज के तो एक्स बराबर अंडर रूट 36 हो जाएगा। अंडर रूट 36 के बाहर क्या निकलेगा, प्लस माइनस 6, मतलब x इक्वल्स टू प्लस 6 और x इक्वल्स टू माइनस 6, और माइनस में तो एज होती नहीं है तो माइनस वाले निगलेक्ट कर देंगे। तो इट मीन्स डैट x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई है हमारी, x इक्वल्स टू 6, और x हमने क्या माना हुआ था, x हमने माना हुआ था रेहान्स की प्रेजेंट एज, तो देयरफॉर रेहान प्रेजेंट एज विल बी 6 ईयर्स, और यही हमें फाइंड आउट करना था यहाँ पे। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई 4 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल टचेस द स्मॉलर सर्कल। तो क्वेश्चन में बेसिकली हमें ये कहा गया कि 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, तो मैंने 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बना लिए। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं, जिनका जो वो है ओरिजिन है वो सेम रहता है, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल होगा, एक की है 4 सेंटीमीटर रेडियस, एक की है 3 सेंटीमीटर, तो बड़े वाले सर्कल की ऑब्वियसली 4 सेंटीमीटर रेडियस होगी और छोटे वाले की 3 सेंटीमीटर होगी। निकालना क्या है, वी हैव टू फाइंड दी डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड, कॉर्ड की डिस्टेंस निकालनी है बड़े वाले सर्कल की, जो छोटे वाले सर्कल को वो कॉर्ड टच कर रही हो। तो देखो बड़ा वाला सर्कल ये है, तो इस सर्कल की कॉर्ड क्या होगी, बड़े वाले सर्कल की यही होगी, और ये भी कहा है कि वो छोटे वाले को टच करे, तो ये टच भी कर रही है, तो यही डिस्टेंस हमें निकालनी है, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे देखो, और ये जो ए ओ है, ओ ए वो बड़े वाले सर्कल की रेडियस है, और ये जो ओ बी है ये छोटे वाले सर्कल की रेडियस है, और आपको मालूम है कि जो रेडियस है वो कॉर्ड पे 90 डिग्री बनाती है। तो अब क्या करेंगे हम कि इन ट्रायंगल ओ ए बी, इन ट्रायंगल ओ ए बी, इन ट्रायंगल ओ ए बी वी विल अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, और पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ये ए बी यहाँ से निकल आएगी, ओ ए 4 है और ओ बी 3 है, वैल्यूज़ पुट कर दी, 4 स्क्वायर 3 स्क्वायर 16 9, 16 माइनस 9 7, तो ए बी आ जाएगा √7। तो अभी मेरे पास सिर्फ क्या आई है, ए बी आई है, और हमें निकालना है ए सी। हमें ये भी मालूम है कि ये जो परपेंडिकुलर पड़ती है ये बाइसेक्ट करती है कॉर्ड को इक्वल पार्ट्स में, तो ए सी जो है वो
2AB हो जाएगी, मतलब AB जो है वो AB जो है वो डबल है AC के। तो यहाँ से AC जो निकलेगी वो कितनी निकलेगी, 2√7 सेंटीमीटर। तो AC यहाँ से अपनी पूरी निकल आएगी कॉर्ड। इज़ इट क्लियर? ये सेक्शन ये आपका कंप्लीट हो गया है। बाकी जो सेक्शन B है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा।